नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं काफी समय से अपने हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स, जिनमें हम लास्ट सेशन में संपादकीय जो हमारा पार्ट था उसको हम पढ़ चुके हैं। संपादकीय क्या होता है, संपादकीय के प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो क्या है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आज हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर। जो भी हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जैसे कि बार बार आप लोगों से मैं कहती हूँ कि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के केवल 1 या 2 मार्क्स में आने वाले ये आपके प्रश्न हैं, लेकिन कई बार आप इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ही सरल, बहुत ही इजी आपके प्रश्न होते हैं, तो अगर आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो लास्ट सेशन में हम काफी कुछ पढ़ चुके थे। यहाँ पर संपादन किसे कहते हैं वो हम पढ़ चुके थे और संपादन के सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। तो संपादन देखिए आपका 1 नंबर या 2 नंबर में आने वाला प्रश्न है और आसानी से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उससे पठनीय बनाना संपादन कहलाता है। और एक उप संपादक अपनी रिपोर्टर की खबरों को ध्यान से पढ़कर उसकी भाषागत अशुद्धियों को दूर करके प्रकाशन के योग्य बनाता है, यही संपादन है। ठीक है, तो इस तरह से संपादन के सिद्धांतों को हमने यहाँ पर पढ़ा। तो संपादन के सिद्धांतों में हमने यहाँ पर 5 सिद्धांत पढ़े। तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। तो ये संपादन का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर होता है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा समाचार पत्र आता है, समाचार पत्र जो हमारा आता है सुबह के टाइम पे, जो हमारा न्यूज़पेपर आता है, उसमें आप देखते हैं एक पृष्ठ आपका आता है जिसे कहते हैं संपादकीय। संपादकीय संपादकीय पृष्ठ। तो संपादकीय पृष्ठ क्या होता है, इस पर आपने प्रकाश डालना है, इसको आपने डिफाइन करना है। और ये भी आपका सेम इसी तरह का प्रश्न है कि संपादकीय पृष्ठ क्या है। ठीक है, तो आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं देखिएगा बीच में आपका ये संपादकीय पृष्ठ होता है। तो संपादकीय पृष्ठ जो होता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ है, समाचार पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ है। इसमें जो भी अखबार में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी न्यूज होती हैं, उन पर अपनी राय यहाँ पर रखी जाती है और इसे संपादकीय कहा जाता है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जरूर नोट डाउन कीजिएगा। इस पृष्ठ पर इस पृष्ठ पर अखबार, इस पृष्ठ पर अखबार जो होता है वो विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है।
जो ये संपादकीय पृष्ठ होता है, इसमें न्यूज़पेपर जो भी घटनाएं न्यूज़पेपर में होती हैं उन सभी पर अपनी राय रखता है, यानी कि जो भी घटनाएं घटित हुई है उन सभी घटनाओं पर वो अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं, विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम और लेखन मुद्दों पर अपने विचारों को लेख के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि जितने भी विशेषज्ञ होते हैं, वो जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं उनको जनसंचार माध्यम और लेखन मुद्दों पर, यानी कि जितनी भी जनसंचार माध्यम है उनमें लेखन मुद्दों पर अपने विचार एक लेख के रूप में, आपने देखा होगा कि अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग तरह के लेख यहाँ पर प्रस्तुत करता है। आप संपादकीय पृष्ठ देखिए, मैं आपको हमेशा जो लास्ट ईयर में हमने जब सैंपल पेपर सॉल्व किया था तब भी मैंने आपको संपादकीय से संबंधित ये बातें जरूर यहाँ पर शेयर की थी कि आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें, भले ही आप स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरें ना देखें, बॉलीवुड से जुड़ी हुई खबरें ना देखें, आप एक बार संपादकीय पृष्ठ को जरूर पढ़ें। आमतौर पर जो संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं, यानी कि संपादक के नाम पर जो भी पत्र भेजे जाते हैं वो भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। और ये घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है, यानी कि जो भी घटनाएं होती हैं उन पर आम लोगों की अपनी अपनी टिप्पणियां होती हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक कि इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर, विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर संपादकीय पृष्ठ जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हमारा अगला सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वो हमारा है एक तरह से पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। अब पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है? ठीक है, पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है? पत्रकारिता हमने यहाँ पीछे पढ़ा हुआ है, इससे पहले आप देख सकते हैं पूरा हमने पत्रकारिता किसे कहते हैं ये सारी बातें हमने लिखी हैं। तो पत्रकारिता के प्रकारों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है खोज परख पत्रकारिता। खोज परख पत्रकारिता। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। तीसरा है वॉचडॉग पत्रकारिता। नंबर 4 है एडवोकेसी पत्रकारिता। नंबर 5 है वैकल्पिक पत्रकारिता। पांचों टाइप हमने यहाँ पर लिख दिए। तो देखिए, पहला है खोज परख पत्रकारिता। तो जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि खोज परख पत्रकारिता क्या होती है। ये खोज परख पत्रकारिता, खोज परख पत्रकारिता यानी कि जिसमें
देखिए, खोज परक पत्रकारिता का जो आश्रय है वो इस प्रकार से है कि जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जो आम जनता के सामने नहीं आते। यानी कि कई बार ऐसे जो कुछ सच होते हैं वो आम जनता के सामने नहीं आ पाते हैं, आम जनता उनको नहीं समझ पाती है। तो ऐसी ही बातों को गहराई से छानबीन करके लोगों के सामने लाने की कोशिश की जाती है। और ये जो पत्रकारिता होती है, ये सार्वजनिक महत्वपूर्ण जो मामले होते हैं, सार्वजनिक महत्व के मामले होते हैं, जैसे भ्रष्टाचार। देखिए, इसमें सबसे मेन आता है कि ये जो पत्रकारिता होती है, ये जैसे भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सारी चीजें लोगों के सामने नहीं आ पाती। भ्रष्टाचार या अनियमितताओं, जो कोई अनियमितताएं हो जाती हैं, अनियमितताएं या कोई भी गड़बड़ियां जो होती हैं, उनके लिए उनको सामने लाने की ये कोशिश करती है। और इस पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब सच्चाई बताने का कोई भी उपाय नहीं रह जाता। यानी कि देखिए, भ्रष्टाचार से संबंधित हो या अनियमितताओं से संबंधित हो या फिर कोई गड़बड़ी से संबंधित हो, तो ऐसे में सच्चाई बताने का जब कोई फायदा नहीं रह जाता है तो तब इनकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है, पूरी खोज परख पत्रकारिता इनमें की जाती है। और देखिए, ये टेलीविजन में कई बार जो स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, जो एग्जाम्पल इनके हैं कि कई बार स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, इस तरह की जो पत्रकारिता होती है वो खोज परख पत्रकारिता कहलाती है। तो अमेरिका का जो वाटर गेट कांड है, इसका नायाब उदाहरण है, जिसके लिए राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो ये एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो पत्रकारिता है वो है खोज परख पत्रकारिता। दूसरा आपका पॉइंट है यहाँ पर विशेषीकृत पत्रकारिता। देखिए, क्या होती है विशेषीकृत पत्रकारिता? देखिए, इसका अर्थ यहाँ पर केवल सूचना देना नहीं होता। देखिए, पत्रकारिता का जो मेन उद्देश्य होता है वो सूचनाएं देना होता है। तो इसका उद्देश्य मेन सूचनाएं देना नहीं होता, बल्कि उस घटना की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करना और एक तरह से आम पाठक को बताए गए उस समाचार का क्या महत्व है, यानी कि आम आदमी के लिए उसका क्या महत्व है, और इसकी जो विशेष एक तरह से इसकी विशेष जो आवश्यकता होती है वो कहाँ पर होती है? जैसे संसदीय पत्रकारिता। संसदीय पत्रकारिता, आपने देखा होगा कि जो संसद की जो बातें होती हैं वो कई बार आम लोगों को समझ में नहीं आती, आम लोगों की समझ से परे होती हैं। तो जो भी पत्रकार जो उन्हें सूचना देते हैं, या न्यायपरक न्यायालयी पत्रकारिता, न्यायालयी पत्रकारिता, ठीक है। और इसमें आपके आते हैं खेल पत्रकारिता भी आती है, विज्ञान विकास पत्रकारिता भी आती है, और आपकी आर्थिक पत्रकारिता भी आती है। जैसे आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए भी जो न्यूज आती है, आपने देखा होगा कि पहले न्यूज रिपोर्टर क्या करते हैं, न्यूज को रीड करते हैं, यानी कि न्यूज को पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, वो उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, यानी कि इस न्यूज का ये अर्थ है। अगर संसद से जुड़ी हुई कोई बात वो शेयर करते हैं तो पहले वो उस बात को बताते हैं और उसके बाद अर्थ बताते हैं, और अगर वो न्यायालय से जुड़ी हुई कोई बात शेयर करते हैं तो उसको पहले बात को बताते हैं, उसके बाद अर्थ शेयर करते हैं। या विज्ञान से जुड़ी हुई कोई बात हो तो उसको पहले वो न्यूज रीड करते हैं, उसके बाद उसका अर्थ क्लियर करते हैं। तो इस तरह से जितनी भी
महत्वपूर्ण जैसे कि मुद्दे हैं, कोई आर्थिक पत्रकारिता है या अपराध से जुड़ी हुई कोई पत्रकारिता है, जैसे आपने देखा होगा कि धारा इतनी से इतनी लगा दी गई है या धारा अनुच्छेद इतना लगा दिया गया है, तो पहले आपको ऐसे पढ़कर बताया जाता है, यानी कि न्यूज को रीड करके बताया जाता है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि इस धारा के तहत क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी विशेषीकृत पत्रकारिता है, इसीलिए इसका नाम जो है विशेषीकृत पत्रकारिता कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर ये घटनाओं की सूचना मात्र नहीं देता बल्कि उसकी तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करता है। नंबर 3 में आपका आता है वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होती है? देखिए, जो आपका लोकतंत्र है उसमें पत्रकारिता और समाचार मीडिया का एक तरह से मुख्य उत्तरदायित्व है कि वो सरकार के काम पर निगरानी रखे, सरकार के कामकाज पर निगाह बनाए रखे। जो मेन जो पत्रकारिता है लोकतंत्र से जुड़ी हुई, उसका काम है कि वो सरकार के कामों पर नजर रखे और कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, आपने देखा होगा कि राजनीति से जुड़ी हुई को जो भी बातें होती हैं उनका बहुत बड़ा मुद्दा अक्सर बन जाता है। तो उसका मेन कारण यही है क्योंकि उन पर जो है एक तरह से जो मीडिया वाले होते हैं उनकी निगाह जो है हमेशा बनी रहती है और कोई भी कहीं पर भी कैसी भी कोई गड़बड़ी होती है तो उनका पर्दाफाश किया जाता है। और दूसरा जो है सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता, यानी कि जो भी समाचार मीडिया समाचार वही देते हैं जो सरकार चाहती है, यानी कि कई जो मीडिया होती है वो सरकार से जुड़ी हुई होती है, सरकार से मिली हुई होती है, सरकार जो भी बातें बताती है वो उन्हीं बातों को यहाँ पर यानी कि लोगों में लोकतंत्र तक वो पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। और दूसरा वो आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देते हैं, यानी कि अगर आपका है कि ये गलत है, ये आलोचना यहाँ पर की जा रही है या यहाँ पर किसी को गलत ठहराया जा रहा है, किसी को गलत बताया जा रहा है, तो उसको क्या करते हैं वो उसको एक तरह से त्याग देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और दो बिंदुओं के तालमेल के जरिए ही समाचार को वो ठीक से एक तरह से लाते हैं। तो ये आपकी वॉच डॉग पत्रकारिता है। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर 4 आता है एडवोकेसी। एडवोकेसी पत्रकारिता। देखिए, एडवोकेसी पत्रकारिता क्या होती है कि कई बार अनेक समाचार संगठन होते हैं, अनेक समाचार संगठन बने हुए होते हैं और जो किसी विचारधारा या खास उद्देश्य या किसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होता है कि उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए, यानी कि लोगों को अपने मत में करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए लगातार अभियान चलाए जाते हैं। तो इस तरह की पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। यानी कि क्या बताया मैंने आप लोगों को कि किसी भी विचारधारा को लेकर या किसी उद्देश्य को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा जाता है और उस विचारधारा पर जनमत लाने के लिए, लोगों का बहुमत लाने के लिए उसको जोर शोर से उसके लिए काफी सारे अभियान चलाए जाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा भारत में कुछ समाचार पत्र, कुछ टेलीविजन किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने के लिए सरकार को उससे अनुकूल प्रतिक्रिया के लिए अभियान चलाते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं देश में जो इस तरह की पत्रकारिता के एग्जाम्पल देते हैं। अगला आता है हमारा वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता, जैसे कि आप नाम से ही इसको समझ रहे हैं, नाम से ही इसको पढ़ रहे हैं, वैकल्पिक पत्रकारिता यानी कि जो मीडिया होती है, मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। जो मीडिया होती है स्थापित जो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है उसका एक हिस्सा है। ऐसे में व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर, जो व्यवस्था है उसके साथ तालमेल बिठाकर मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया माना जाता है। और ये क्या करते हैं, ये अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में काम करते हैं। यानी कि वैकल्पिक पत्रकारिता ये क्या करते हैं, जहां पर अनुकूलन होता है,
अनुकूल होता है अनुकूल और आलोचना। अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में काम करते हैं, यानी कि ये दोनों को बैलेंस बनाकर काम करते हैं। और आम तौर पर इस तरह की मीडिया का जो स्वामित्व होता है वो बड़ी पूंजी के पास होता है, जो बड़ी पूंजी जो वाले जो लोग होते हैं उनके पास होता है, और वह मुनाफे के लिए काम करती है, यानी कि वो हमेशा अपने फायदे के लिए काम करती है, और उसका मुनाफा मुख्यतः जो है विज्ञापन से ही आता है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उन्हीं से उनका मुनाफा आता है। और देखिए, क्योंकि इसको वैकल्पिक पत्रकारिता इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये मीडिया स्थापित व्यवस्था को, विकल्प को समय लाने और अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करना जो है वो वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाता है। और आम तरह की जो इस तरह की जो मीडिया होती है ये हमने कहा बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता, और बड़ी कंपनियों के विज्ञापन में भी नहीं मिलते। तो इस तरह से काफी कुछ चीजें हमने पत्रकारिता के विषय में यहाँ पर पढ़ ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रिंट माध्यम। तो प्रिंट माध्यम भी हम यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रिंट माध्यम क्या होता है, आपको 1 नंबर में यहाँ पर प्रश्न जो मैंने बताया था, प्रिंट माध्यम प्रिंट माध्यम क्या है ये आपने बताना है, और उसके बाद प्रिंट माध्यम की विशेषताएं आपने बतानी है। तो देखिए, प्रिंट का क्या अर्थ होता है, प्रिंट का क्या अर्थ होता है। तो प्रिंट यानी कि मुद्रित करना, मुद्रित माध्यम से जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है जो प्रिंट करना। जैसे सबसे पहले न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ करते थे, तो ये आधुनिक युग का छपाई के आविष्कार से हुआ है, यानी कि जो आधुनिक युग का प्रारंभ जो है छपाई के आविष्कार से ही हुआ है। सबसे पहले ये छपाई का कार्यक्रम जो हुआ था वो चीन में शुरू हुआ था, परंतु आधुनिक जो छापे खाने हैं उनका आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग में किया गया। तो देखिए, यहाँ पे हम एक बार प्रिंट माध्यम लिख लेते हैं। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम, प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। और जो आधुनिक युग का प्रारंभ छपाई के आविष्कार से ही हुआ था। आधुनिक युग जो आया था, आधुनिक युग का प्रारंभ छपाई के से हुआ। और देखिए, भारत में जो ईसाई मशीनरियों ने सन 1556 में, देखिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, भारत में ईसाई
मशीनरियों ने सन 1556 में गोवा में धार्मिक पुस्तकें छापने के लिए खोला था। ये जो पहला जो प्रिंट यहाँ पर मीडिया था, माध्यम था, ये सबसे पहले भारत में जो ईसाई मशीनरियां थी उन्होंने 1556 में धार्मिक पुस्तकें छापने के लिए ये खोला था गोवा में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रिंट माध्यम क्या होता है ये हमने क्लियर कर दिया। अब हम बताएंगे प्रिंट माध्यम की विशेषताएं कि क्या विशेषताएं हैं प्रिंट माध्यम की। प्रिंट माध्यमों की विशेषताएं। प्रिंट माध्यम की विशेषताएं। तो देखिए, जो भी यहाँ पर प्रिंट माध्यम है उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। प्रिंट माध्यम की सबसे पहली विशेषता है प्रिंट माध्यम की, जो भी मुद्रित यानी कि प्रिंटेड जो माध्यम के तहत जो भी अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये सारी चीजें जो है ये सबसे मेन है। तो मुद्रित माध्यमों से की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि छपे हुए शब्दों में हमेशा स्थायित्व होता है, यानी कि आपने कोई भी शब्द जो है छप गया तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी ही गायब हो जाएगा या बहुत जल्दी ही हट जाएगा, मिट जाएगा। तो उनमें एक बहुत ही बड़ा जो है स्थायित्व होता है और आप उसे आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं और पढ़ते हुए उस पर सोच भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा और आप कल नहीं पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक आप आज पढ़े हैं और आपने उसको शुरू कर दिया है और आप उसको अगले 10 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, उस पर विश्लेषण कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उस पर चिंतन मनन कर सकते हैं। तो सबसे विशेषता या बड़ी विशेषता या शक्ति ये है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। ठीक है, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी कि आपके जो छपे हुए शब्द हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं, उन पर सोच सकते हैं। और दूसरी बात, आप किसी बात को दोबारा या बार बार, देखिए कई बार क्या होता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आता या एक बार में आपको पढ़कर उतना आनंद नहीं आता, तो किसी बात को आप दोबारा या बार बार पढ़ सकते हैं। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है या अगर आपको बार बार पढ़ने की इच्छा हो रही है तो आप उसको एक से अधिक बार भी पढ़ सकते हैं, एक से अधिक बार भी आप उसको समझ सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी अखबार पढ़ रहे हो या कोई भी आप पत्रिका पढ़ रहे हैं, देखिए जो आप न्यूज़पेपर सुबह सुबह पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं, कई लोग क्या करते हैं सबसे पहले उनको स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक होता है तो वो सबसे पहले स्पोर्ट्स वाला पेज खोलते हैं।
ठीक है। और कई लोग होते हैं जिनको बॉलीवुड की जो गॉसिप्स होती हैं, बॉलीवुड की जो बातें होती हैं, सिनेमा जगत से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, वो सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ पेज अपना खोलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लास्ट पेज यानी कि देश दुनिया की जो खबरें होती हैं उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो उन खबरों को पढ़ते हैं। कई लोगों को सिर्फ हेडलाइंस पढ़नी होती हैं, तो वो फ्रंट पेज पे जो चीजें होती हैं उनको पढ़ते हैं। तो यानी कि आप अपनी पसंद के अनुसार, आप अपनी पसंद के अनुसार ये देखिए, यहाँ पे केवल न्यूज़पेपर की बात नहीं हो रही है, कोई भी न्यूज़पेपर है या कोई भी पत्रिका है, तो अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित खबर, पृष्ठ और उस पर प्रकाशित समाचार या रिपोर्ट को पढ़ने से शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको पहला ही पेज पढ़ना है, आपको पहला ही लाइन सुनना है, पहला ही लाइन समझना है। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी पेज पढ़ सकते हैं और कोई सा भी पृष्ठ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित समाचार या रिपोर्ट को पढ़ने से शुरुआत कर सकते हैं। ये तो आपकी दूसरा। देखिए यहाँ पे एक बहुत मेन लाभ ये है कि आप इसमें जो भी बातें हैं बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मुद्रित माध्यमों की जो दूसरी विशेषता ये है कि ये लिखित भाषा का विस्तार है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें लिखित भाषा की बहुत सारी विशेषताएं शामिल होती हैं। यानी कि आपको एक तरह से लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, बोलने का एक स्वतः स्फूर्ता होती है। लेकिन लिखने में क्या होता है, आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी, शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना होता है। यही नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है यानी लोगों तक पहुंचना है, तो आपको प्रचलित भाषा में भी लिखना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण है। और सबसे मेन यहाँ पर जो चौथी आपकी विशेषता है वो है कि यह नंबर 4, यह चिंतन, विचार को विश्लेषण, विचार के विश्लेषण का माध्यम है। और इसमें लिखी गई जो भी, इसमें आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं। और क्योंकि पाठक के पास उसको समझने का, उसको सोचने का समय जो है भरपूर होता है। ठीक है, या देखिए जब भी आप समाचार पढ़ते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं या लेटर पढ़ते हैं, तो उसमें आपको क्या करना होता है, आपको बहुत सोच समझकर चीजें लिखनी होती हैं। क्योंकि आपका जो ये सारी चीजें होती हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत सारा जो है समय नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी समाचार लिख रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो प्रिंट माध्यम है वो सबसे बढ़िया आपका माध्यम होता है। तो आज हमने यहाँ पर अपने सेशन में प्रिंट माध्यम क्या होता है और प्रिंट माध्यम की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो बिल्कुल आज जो भी पढ़ाया है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज कर लें। नेक्स्ट सेशन में टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बाकी सारी चीजें हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई हम पढ़ेंगे। तो काफी टाइम हमें हो गया है इसे पढ़ते हुए, पूरे टॉपिक्स को पढ़ते हुए।
इनमें किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो कि मैम किस तरह का प्रश्न आएगा या कैसे हम इसको शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने पूरा वहां पर लिखना है, आप उसको पढ़ेंगे पूरा, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा उत्तर 4 से 5 पंक्तियों का इसमें आसानी से दे सकते हैं। तो बिल्कुल कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर एक बार डिस्कस कर लें, उसके बाद हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।